एंड कितनी ज़्यादा यहाँ पे डेथ हुई थी। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं राइट, उनकी ज़्यादा डेथ हुई थी। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो वहाँ पे जो खुद जो आम सिविलियंस हैं राइट, उनकी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेथ हुई थी। मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो यहाँ पे जो है मारे गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो अब जो है वॉर के बाद में जो है सेटलमेंट्स किस तरह से होगी, जो इकोनॉमीज़ हैं यहाँ पे जो डाउन हुई थी फॉर दी रीजंस कि यहाँ पे जब वॉर होती है तो उसकी वजह से जो इकोनॉमीज़ है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती हैं। तो वो किस तरह से जो है सेटलमेंट करते हैं, क्या ऐसे जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे लाए जाते हैं जिसकी वजह से ये जो इकोनॉमीज़ है वो यहाँ पे दोबारा से रिकवर करती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। द पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड एक ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो है, जो कि इकोनॉमीज़ को जो है थोड़ा सा रिवाइव करने के लिए यहाँ पे बनाया गया था, उसके बारे में हम जो है बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप जानते ही हो डेट इकोनॉमिस्ट एंड जो पॉलिटिशियंस थे यहाँ पे राइट, अगर इस समय की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करें या फिर जब हम डिप्रेशंस के ईयर यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, तो उस समय में जो कुछ इकोनॉमिस्ट एंड जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने जो है दो की लेसन्स उन्हें यहाँ पे मिले थे फ्रॉम द इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। जो वॉर चल रही थी ना, दो साइड से यहाँ पे दो ग्रुप्स थे, हमने ये भी देखा था। तो इनके बीच में यहाँ पे जो वॉर चल रही थी तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस जो है देखने को मिलते हैं ना, उससे जो इकोनॉमिस्ट एंड जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें दो लेसन्स जो हैं वो यहाँ पे समझने को मिलते हैं। पहला तो ये था दैट कि कोई भी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जो कि मास प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा है, इसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है जो कि थर्ड चैप्टर की ही वीडियोस हैं। तो मास प्रोडक्शन जो है अगर इसके ऊपर कोई इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो बेस्ड है तो ऐसी सोसाइटी जो है वो मास कंजप्शन के बिना जो है बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाएगी। अगर प्रोडक्शन जितना हो रहा है ना उसकी डिमांड भी यहाँ पे उतनी होनी चाहिए, उसका कंजप्शन भी यहाँ पे उतना होना चाहिए राइट। तो तभी वहाँ की सोसाइटी जो है वो सस्टेन कर पाएगी। अगर यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में वास्ट अमाउंट में जो चीज़ें हैं बना बना के फेंकते जा रहे हैं, कोई उसे यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसका जो है किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर मास कंजप्शन जो है वो किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं, लोग ऐसे ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे मास कंजप्शन हो, तो उसके लिए यहाँ पे जो है लोगों के पास अब पैसे भी होने चाहिए किसी चीज़ को खरीदने के लिए, उनकी जो इनकम्स है वो हाई होनी चाहिए, वो स्टेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब इनकम जो है वो कैसे आएगी, अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है जो कि एक तरह से स्टेबल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होनी चाहिए राइट। एम्प्लॉयमेंट है, उनके पास पैसा आएगा तभी तो जो है वो चीज़ें यहाँ पे खरीद सकेंगे, तभी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जो कि मास प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है वो यहाँ पे सस्टेन कर पाएगी। तो क्या था यहाँ पे, द स्टेबल इनकम ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टेडी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अब जो मार्केट्स के ऊपर ही जो हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि वही जो है ऐसा नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दे सकेगी। इसकी वजह से अब जो गवर्नमेंट्स है उन्हें भी कुछ स्टेप्स यहाँ पे लेने होंगे सो डैट कि यहाँ पे जो प्राइस है या फिर जो आउटपुट होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयमेंट है इनके बीच में जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं ना वो यहाँ पे मिनिमाइज की जाए। मीन गवर्नमेंट्स की तरफ से भी यहाँ पे सपोर्ट होनी चाहिए। ओनली मार्केट ही जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती है या फिर प्राइस जो है उसे कम ज़्यादा नहीं कर सकती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो है वो होने चाहिए। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट राइट, उनकी इंटरवेंशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। पहला तो लेसन ये सीखा था उन्होंने। जो सेकेंड लेसन की बात करें तो रिलेटेड टू द कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, तो जो एक कोई पर्टिकुलर कंट्री है उसके जो है दूसरी कंट्रीज के साथ भी जो है इकोनॉमिक लिंक्स यहाँ पे होने चाहिए, तो ये उनका जो है सेकेंड लेसन था। सो द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव, जो फुल एम्प्लॉयमेंट का इनका गोल है वो तभी अचीव किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट जो है दे हैड द पावर टू कंट्रोल दी फ्लोज ऑफ द गुड्स, की जो गुड्स हैं वो कितनी इंपोर्ट हो रही हैं कितनी एक्सपोर्ट हो रही हैं उसकी पावर गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। कैपिटल जो है उसकी फ्लो के बारे में भी जो है गवर्नमेंट जो है अच्छे से देखे समझे उसे, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए या फिर कोई लॉज जो होते वो यहाँ पे बनाए, लेबर जो लॉज हैं वो यहाँ पे बनाए जाए। तो गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए इन चीज़ों के फ्लोज के ऊपर। दस इन ब्रीफ द मेन एम ऑफ द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वॉज टू प्रिजर्व द इकोनॉमिक
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का जो है मेन एम यही था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए एंड पूरे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड हैं वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली अब क्या होता है यहाँ पे इस चीज़ के लिए भी डिस्कशन स्टार्ट हो जाती हैं। डिफरेंट कंट्रीज जो है वो यहाँ पे डिस्कशन करती हैं कि किस तरह से हम जो है अपनी एक तरह से जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसे हम जो है स्टेबल कर सकते हैं या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे सकते हैं। तो एक यूनाइटेड नेशन की जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी इनकी, ये बड़ी जो कंट्रीज थी उनकी, जुलाई 1944 में कहाँ हुई थी? ब्रेटन वुड्स न्यू हेम्सफायर यूएसए में यहाँ पे हुई थी। ओके तो इस कॉन्फ्रेंस में जो है क्या हुआ था कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है जिसे हम आईएमएफ बोलते हैं वो यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश किया गया था टू डील विद दी। तो ये किस चीज़ के साथ जो है यहाँ पे डील करेगा? जो एक्सटर्नल सरप्लसेस, जो सरप्लस होते हैं या फिर जो डेफिसिट्स होते हैं इनके मेंबर नेशंस के। अब आईएमएफ के जो है कुछ यहाँ पे मेंबर नेशंस होंगे जो इसे ज्वाइन करेंगे एंड इसके जो है उन कंट्रीज को का जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे जो है स्टेबल बनानी है। जो एक्सटर्नल सरप्लस है या फिर जो डेफिसिट्स है इनके मेंबर नेशंस के वो उसके साथ जो है डील करना है। डेफिसिट्स जो है किसी चीज़ की कमी हो गई, सरप्लस जो है किसी चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो चीज़ अवेलेबल है, राइट वो होता है। तो जो चाहे ये जो सरप्लस या फिर डेफिसिट्स है वो गुड्स की भी हो सकती है, कैपिटल की भी हो सकती है, पैसे की, या फिर लेबर की भी हो सकती है। तो आईएमएफ क्या करेगा? आईएमएफ जो है वो अपने मेंबर नेशन जो उनके होते हैं उनकी एक्सटर्नल सरप्लस एंड जो डेफिसिट्स होते हैं उसके साथ जो है वो डील करेगा। तो इसके अलावा यहाँ पे एक जो है वर्ल्ड बैंक भी बनाया गया था जिसे क्या नाम दिया गया था? द इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे पॉपुलरली अब क्या बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। तो ये किस लिए बनाया गया था? टू सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन। तो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन जो होता है उसको जो है एक तरह से फाइनेंस करने के लिए ये वर्ल्ड बैंक जो है वो बनाया गया था। सो ये जो दोनों ही जो इंस्टीट्यूशन थे आईएमएफ एंड जो वर्ल्ड बैंक है इसे क्या बोला जाता है? इसे जो है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो है किसे बोला जाता है? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों को ही ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोला जाता है या फिर कभी कभी इन्हें जो है ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोला जाता है। सो द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम जो था, वॉर के बाद का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था इसे हम जो है ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी बोल सकते हैं, राइट, जो कि इन दो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंड था, आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक, राइट। सो आईएमएफ जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ दोनों जो वर्ल्ड बैंक है कमेंसी फाइनेंशियल ऑपरेशंस इन 1947। इन्होंने अपने जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस है वो 1947 में स्टार्ट किए थे। तो इन इंस्टीट्यूशंस के जो डिसीजन मेकिंग पावर थी ना वो किसके पास थी? ऑब्वियसली जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स हैं, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज थी यहाँ पे, यूएसए, ब्रिटेन हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, राइट, तो उनके पास ही जो है डिसीजन मेकिंग की पावर्स थी इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस की। एंड इवन यूएसए का तो यहाँ पे राइट था, यहाँ पे वेटो राइट था उसे, उसकी जो है ज्यादा यहाँ पे वोटिंग का हक जो है उसका ज्यादा था ओवर द की आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक डिसीजंस। उनके जो डिसीजंस होते हैं ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था यहाँ पे। एंड जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसी एंड द मॉनेटरी सिस्टम। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है? जो एक नेशनल करेंसी होती है एंड जो मॉनेटरी सिस्टम होता है ना उसे लिंक करते हैं। एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड था? इन्होंने क्या किया था कि जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं ना करेंसीज के, करेंसी का जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं जैसे कि डॉलर हो गया, डॉलर टू रुपीज हो गया, राइट, तो उसे जो है जब कन्वर्ट करना होता है जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं ना वो फिक्स कर दिए गए थे। जैसे अभी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अभी जो है ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये कम या ज़्यादा होते रहते हैं डेली इन जो डॉलर टू रुपीज़ के जैसे जो रेट्स होते हैं एक्सचेंज रेट्स, बट इन्हें जो है उस समय में फिक्स कर दिया गया था कि इसी रेट के ऊपर ही यहाँ पे एक्सचेंज होगी जो करेंसीज है। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो इस चीज़ के ऊपर बनाया गया था। तो इन दिस सिस्टम जो नेशनल करेंसीज है, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रुपीज़ वर
pegged to the dollar at the fixed exchange rate। फिक्स एक्सचेंज रेट जो है उसका यहाँ पे रख दिया गया था कि जैसे जो है अगर डॉलर 2 रुपीज बनाना है, $1 जो है वो कितना बन जाएगा 60 रुपीज। ये जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ। तो इतना ही जो है इसका बोला गया था कि $1 जो है उसकी एक्सचेंज रेट फिक्स कर दी गई थी, 60 रुपीज जो है वो कर दिया गया था, राइट। तो जो है फिक्स कर दिया जाता था उसमें ब्रेटन वुड्स सिस्टम में। सो द डॉलर इटसेल्फ वाज एंकर्ड टू गोल्ड एंड डॉलर जो है अगर डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो उसकी भी जो है उसे भी फिक्स कर दिया गया था। प्राइस जो है क्या फिक्स किया गया था कि $35 में जो है 1 आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो यहाँ पे आएगा। आउंस कितना होता है, अराउंड ये 435 या 436 के अराउंड, ये 435 ग्राम के अराउंड जो है ये होता है। एक आउंस जो होता है, 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 435 पॉइंट समथिंग जो है हम बोल सकते हैं ग्राम गोल्ड का होता है। तो $35 में जो है इतना गोल्ड यहाँ पे आएगा। तो इसे भी जो है फिक्स कर दिया गया था। तो ये जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं ना वो यहाँ पे फिक्स कर दिए गए थे ब्रेटन वुड्स सिस्टम में, सो डैट की जो है इकोनॉमी को स्टेबल बनाया जा सके। तो ये इनका मेन एम था। तो अब अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो तो यहाँ पे चल रहा था, तो इसकी वजह से जो है क्या इफेक्ट पड़ते हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर वो देखते हैं। The Bretton Woods system inaugurated an era of unprecedented growth of trade and incomes। तो obviously growth यहाँ पे होती है ट्रेड की भी एंड इनकम्स की भी। किसके लिए, बट जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस थे या फिर जापान हो गए, इस तरह की कंट्रीज के लिए जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो काफी अच्छा रहता है। तो वर्ल्ड का जो व्यापार है वो यहाँ पे एक तरह से annually they grew annually at over 8% between 1950 and 1970। तो 8% तक जो है वर्ल्ड ट्रेड जो है वो ग्रो हो जाता है इनको, एंड जो इनकम्स है लोगों की वो 5 गुना बढ़ जाती है। मीन 5% तक जो है वो बढ़ जाती है, 5 गुना नहीं। सो द ग्रोथ वाज आल्सो मोस्टली स्टेबल। ग्रोथ जो है वो स्टेबल रहती है एंड विदाउट द लार्ज फ्लक्चुएशंस। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस यहाँ पे होती रहती है बट मोस्टली जो है ये स्टेबल ही रहती है जो ग्रोथ है। सो फॉर मच ऑफ दिस पीरियड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो जो है 5% से लेस रहता है। मोस्टली जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है वहाँ की ही यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं उनकी यहाँ पे अभी बात नहीं हो रही है, जैसे कि एशियन कंट्रीज होगी, इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज होगी, तो जो है उनकी बात नहीं हो रही है। अभी जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है उनकी ही बात हो रही है, जो बड़ी कंट्रीज हैं, राइट। तो वहां पे जो है स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है आनी स्टार्ट हो जाती है। So these decades also saw the worldwide spread of technology and the enterprise। तो obviously technology and जो enterprises हैं उसका भी यहाँ पे जो है ये एक तरह से काफी ज्यादा बिछ रहा था, काफी स्प्रेड हो रहा था। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, अभी जो डेवलप नहीं हुई थी, वो जो है काफी हरी थी कि अब जो है जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज है उनके साथ हम कैचअप कर सके, उनके साथ जो है हम कंधे के साथ कंधा मिला के जो है चल सके। सो देयरफॉर उन्होंने भी जो है काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने भी अब इन्वेस्टमेंट्स जो है वो स्टार्ट कर दी थी एंड वो भी जो है अपनी कंट्रीज में जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं या फिर जो इक्विपमेंट होती हैं जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लगी हुई थी उसे जो है वो इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी कंट्रीज में, सो डैट कि वो भी जो है डेवलप्ड कंट्रीज के साथ साथ जो है वो रह सके, उनके साथ जो है वो कैचअप कर सके। तो ये था यहाँ पे ब्रेटन वुड्स सिस्टम, राइट। तो अब जो है हम जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं उनके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उनके ऊपर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये उनके लिए भी फायदेमंद था जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है या नहीं था, उन सब चीज़ों के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो